हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आप तैयारी कर रहे होंगे एग्जाम की। दोस्तों मैं लेके आया हूँ आपके लिए 14 दिसंबर 2025 का, मतलब जो पिछले क्वेश्चन आए थे 14 दिसंबर 2025 को जो पेपर हुआ था आपका, उसमें कैसे प्रश्न आए थे, किन चैप्टरों में से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे और क्वेश्चनों का लेवल कैसा था, वो लगेगा आपको पता इस क्लास के अंदर। यहाँ पे पूरे 35% है और 35 वो पर्सन है दोस्तों जो आपकी पिछली एग्जाम ने कि 14 दिसंबर 2025 को पूछे गए थे। तो आपको इस क्लास से क्या पता लगेगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसा होता है, ठीक है, और किन किन चैप्टरों से क्वेश्चन बनते हैं और क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ये सभी आपको पता लगेगा दोस्तों। क्वेश्चन हूबहू वही है जो 14 दिसंबर 2025 को पूछे गए थे। तो आपको जानना है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसा पेपर आता है और किन मतलब क्या एक घंटे में इस पेपर को कर पाते कि नहीं कर पाते आप लोग, और आप लोगों के पास अगर ये पेपर आ जाता तो आप लोग कितने क्वेश्चनों का सही आंसर देते इस पेपर में से, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में बताना मुझे। अब की बार जो पेपर आएगा समथिंग ऐसा ही आएगा, बस थोड़े क्वेश्चन अलग आएंगे, मतलब लेवल थोड़ा अलग आ सकता है, ठीक है। बाकी जिन चैप्टरों जितने क्वेश्चन पूछे गए ना उतने ही क्वेश्चन अभी भी पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। फिक्स क्वेश्चन है, 35% आएंगे आपके और 35% ये 14 दिसंबर के हैं। तो आपको एक बार देखना जरूरी है जिससे आपको पेपर का लेवल पता लगेगा और आपको मन में ये होगा कि क्या हमारे पास अगर ऐसा पेपर आ जाता हमारी एग्जाम में तो हम क्या उसको पूरा कर पाते कि नहीं कर पाते। इस बात का भी आपको अंदाजा लग जाएगा दोस्तों इस क्लास से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। आप भी उन बच्चों के पास जरूर शेयर कर दो जिनकी RSCET की एग्जाम है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। और सारे वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए पिछली एग्जाम में, ठीक है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, स्लाइड ट्रांजिशन क्या है। स्लाइड ट्रांजिशंस क्या है। पहला ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, एक स्लाइड एनिमेशन पर प्रभाव, दूसरा स्लाइड के लिए पूर्व डिजाइन किया गया लेआउट, तीसरा ऑप्शन रंगों, फॉन्ट्स और प्रभावों का एक सेट जिसे किसी प्रस्तुति पर लागू किया जा सकता है, चौथा ऑप्शन आ रहा है एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने पर होने वाला दृश्य प्रभाव। अब मान लो आपके ये क्वेश्चन आता है तो आप इसका क्या आंसर देते भाई, कमेंट बॉक्स में बताओ आपका क्या आंसर होता। और आपको पूरे 35 प्रश्नों का आंसर देना है और लास्ट में हम मैच करेंगे अपन कि भाई आपके कितने परसेंट एकदम सही हुए, वो लास्ट में देखेंगे हम। तो बताइए दोस्तों आप क्या देते हैं पहले इस सवाल का जवाब, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर आप सभी लोग। तो दोस्तों यहाँ पे जो पर्सन आया है ना वो आया दोस्तों आपके पावर पॉइंट से। कहां से आया दोस्तों, पावर पॉइंट का क्वेश्चन है, आपके पावर पॉइंट भी चैप्टर है, ठीक है, उससे क्वेश्चन पूछा गया था ये, ठीक है। ध्यान रखना एक क्वेश्चन आ चुका है पावर पॉइंट से और इसका जो सही आंसर होता है वो होता है दोस्तों एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने पर होने वाला दृश्य प्रभाव। ये दोस्तों इसका सही जवाब है, डी ऑप्शन आएगा दोस्तों। तो किन किन बच्चों ने पहले प्रश्न में डी ऑप्शन टिक किया था कमेंट बॉक्स में बताओ सभी लोग मुझे, ठीक है। तो पावर पॉइंट सवाल आया था, स्लाइड ट्रांजिशन क्या है, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने पर होने वाला प्रभाव। जैसे मान लो एक स्लाइड है आपके पास में, इससे दूसरे में जा रहे हो तो जो प्रभाव होता है ना भाई वैसा यहाँ पे दिखाई देता है। ये क्वेश्चन मैंने काफी क्लासों के अंदर करवाया दोस्तों पहले भी, जो ये क्वेश्चन ऐसे कैसे आया था हमारा। तो अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन आपके ऐसे मिलान करने के लिए आएगा, मतलब आपके दो कॉलम दिखेंगे आपको ऐसे और उनमें आपको मिलान करना पड़ेगा। सवाल आएगा कॉलम ए में दिए गए सॉफ्टवेयर का प्रकार मिलान कॉलम बी में कीजिए। तो मतलब यहाँ पे चार ऑप्शन आपको दिखेंगे, चारों को आपको एक दूसरे से मिलाना पड़ेगा और फिर जो सही जवाब होगा उसको देना पड़ेगा कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है, मतलब पेपर में फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दो ऐसे कॉलम मिलेंगे आपको, एक कॉलम ऐसा मिलेगा आपको और साथ में एक ऐसा मिलेगा। तो ऐसे भी प्रश्न बनते हैं आपके दोस्तों। तो देखो किसको ऐसे करना पड़ेगा। यहाँ पे आ रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब ब्राउजर, एंटीवायरस, स्प्रेडशीट, ठीक है। इधर दे जा रहा है कि वेबसाइट ब्राउज करने के लिए उपयोग किया जाता है, कंप्यूटर को मेलवेयर से बचाता है, सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का प्रबंधन करता है और गणना करता है। मतलब कौन सा मैच हो रहा है आपस में ये दिखाना पड़ेगा आपको इसमें। तो देखिए दोस्तों ध्यान से मैं कैसे कर रहा हूं वैसे आपको करना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, पहला पता होना चाहिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो वेबसाइट ब्राउज करने के लिए उपयोग किया जाने वाला नहीं होता है ये भी। तो यहाँ पे आता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना भाई साहब, वो होता है एक तरीके से सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को क्या करता है भाई, प्रबंधन करता है। सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का क्या करता है दोस्तों, प्रबंधन करता है। कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो उम्मीद करता हूं पहले में क्या आएगा, सी आएगा, पता लग गया ना आपको, ठीक है। अब वेब ब्राउजर क्या होते हैं भाई साहब, वेब ब्राउजर वेबसाइट ब्राउज करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले दूसरे को ए से मिलाओ यहाँ पे, ऐसे कैसे, दूसरा किससे, ए से मिलेगा भाई, ठीक है। तो वेबसाइट ब्राउज करने के उपयोग में किया जाता है कौन, वेब ब्राउजर। अब बच्चे यहाँ पे दो, एंटीवायरस और स्प्रेडशीट।
एंटीवायरस क्या करता है, कंप्यूटर को मेलवेयर से बचाता है। स्प्रेडशीट क्या होता है, एक तरीके से एक्सेल की तरह काम करता है, तो मतलब गणना विश्लेषण करता है। तो ये तो आ जाएगा सीधा ऐसे कैसे ये वाला, ठीक है, मतलब चौथे में आएगा डी। और यहाँ पे एंटीवायरस बचा, अगर आपको नहीं भी आता तो भी कौन बचा है, एक ही बचा है, तो आप ऐसे टिक कर सकते हो। तो भाई क्या आंसर बना अपना, देखिए मैं यहाँ पे 4 ऑप्शन लिख देता हूं, पहले ध्यान से देखिएगा मैं कैसे कर रहा हूं, फिर वैसे आपको ऑप्शन मिलाना है यहाँ पे। तो देखिए भाई पहला यहाँ पे लिख देता हूं मैं 1, फिर यहाँ पे लिख देता हूं 2, 3, है ना, और ये चौथा। तो भाई यहाँ पे देखिएगा पहले में क्या मिलाया मैंने, पहले मिलाया सी, तो ये पहले के आगे लिख दो आप सी। यहाँ पे दूसरा मिलाया मैंने, दूसरे के आगे क्या मिलाया था भाई मैंने, वेबसाइट ब्राउज करने का, मतलब दूसरे में क्या आ जाएगा भाई साहब, ए आ जाएगा। तीसरे की बात की जाए एंटीवायरस, मतलब तीसरे में आ जाएगा बी ऑप्शन, क्या आ जाएगा भाई, बी ऑप्शन आ जाएगा। चौथे में क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूं ये सब कुछ समझ में आ गया, पहले में सी, दूसरे में ए, तीसरे में बी और चौथे में डी। अब आपको ये देखना है कि भाई ये कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही मैच कर रहा है। तो पहले में सी आ रहा है, बिल्कुल सही बात है, दूसरे में ए आ रहा है, तीसरे में बी आ रहा है और चौथे में डी आ रहा है। यहां पे बात की जाए और ऑप्शन तो ऐसा है नहीं, तो पहले में सी आ रहा था, दूसरे में ए, तीसरे में बी और चौथे में डी, मतलब ए ऑप्शन इज राइट। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा और आपने ये सही भी कर दिया होगा। तो किन किन बच्चों का एकदम सही प्रश्न हो चुका है ये जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, किस किसने ए पे टिक किया था भाई, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा प्रश्न 100% आपको मिलेगा और ऐसे प्रश्न को गलत नहीं करके आना है, आराम से आप कर सकते हो, हल्का सा दिमाग लगाओगे तो, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर। अब चलते हैं दोस्तों आज के दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा तो हो गया भाई, सॉरी कभी कभी गलती हो जाती है हमसे भी। तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। कई बच्चे बोलते हैं कि इतने सीधे प्रश्न भी आते हैं क्या सामने, देखिए बहुत सीधा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एमएस वर्ड में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग विकल्प नहीं है। निम्न में से कौन सा एमएस वर्ड में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग विकल्प नहीं है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला है भाई साहब बोल्ड का, दूसरा इटैलिक का, तीसरा कॉपी का, चौथा अंडरलाइन का। अब बात करते हैं कि ये प्रश्न कहां से पूछा गया है। ये प्रश्न पूछा गया है आपके एमएस वर्ड से। किससे पूछा गया है भाई साहब, एमएस वर्ड से ही प्रश्न पूछा गया है आपसे, एमएस वर्ड से, ठीक है। तो एमएस वर्ड से क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि निम्न में से कौन सा एमएस वर्ड में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का विकल्प नहीं है, बोल्ड, इटैलिक, कॉपी या अंडरलाइन। तो भाई एमएस वर्ड से पूछा गया तो एमएस वर्ड से कम 1 या 2 प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे आपसे, ध्यान रखना। मतलब एमएस वर्ड से 2 प्रश्न, एक्सेल से आपके 2 प्रश्न के समथिंग आएंगे, ज्यादा भी आ सकते हैं, कम से कम 2 प्रश्न आएंगे, ठीक है। पावर पॉइंट से भी आपके 2 प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना कि एमएस वर्ड से 2-3 प्रश्न, एक्सेल से 2-3 प्रश्न आएंगे। अब आप बोलोगे सर ये एमएस वर्ड कहां से पढ़े हम, है ना, या फिर एक्सेल कहां से पढ़े। तो दोस्तों मैंने आपके लिए 1 से 15 तक की समरी तैयार कर रहा हूं आपके लिए चैप्टर की, मतलब आपके आरएससीआईटी बुक में 15 चैप्टर है, ठीक है, 1 से 15 तक चैप्टर है। और उसमें यहाँ पे जो 8वें नंबर का चैप्टर है वो एमएस वर्ड का है आपके, और 9वें नंबर का जो चैप्टर है वो है आपका एक्सेल का है, ठीक है। तो इन दोनों चैप्टरों को मैंने अभी अपलोड कर दिया है और इन दोनों चैप्टरों को मैंने, एक प्लेलिस्ट है मेरी, ध्यान रखना, आप देखना प्लेलिस्ट में जाना आप डायरेक्टली, वहां पे आपको 1 से 15 चैप्टर तक की आपको समरी मिलेगी। उसके अंदर मैंने 8वें को और 9वें को मैंने विद प्रैक्टिकल समझाया आपको। प्रैक्टिकल समझ रहे हो ना आप, कि भाई मैंने आपको डायरेक्टली थ्योरी नहीं पढ़ाई, उसकी प्रैक्टिकल समझाया, क्योंकि एमएस वर्ड और एक्सेल अगर आप पढ़ लेते हो तो इन फ्यूचर भी काम आएगा। मान लो कोई भी आप काम कर रहे हो एक्सेल वगैरह में तो काम आएगा आपके, तो मैंने विद प्रैक्टिकल समझाया आपको। तो अगर आपको देखना है तो आप जाके देख सकते हैं मेरी ये प्लेलिस्ट में जाकर के 1 से 15 तक की इस पूरी समरी, और ये पूरी समरी अगर आप देख लेते हो तो आपको बहुत सारी नॉलेज मिल जाएगी और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आप बिल्कुल एकदम इजी वे में सही करके आओगे एग्जाम के अंदर। तो जरूर देखना सभी लोग 1 से 15 तक की चैप्टर समरी आपको, है ना। लिंक तो खैर क्या मिलेगा, डायरेक्टली आप जाना और डायरेक्टली जाने के बाद में आप सीधा आप उसको सही कर सकते हो आराम से, है ना। ओके, प्लेलिस्ट में जाइएगा और पूरे क्लियर करो और सारे प्रश्न सही करो। सही कब करोगे, जब आप पूरी समरी देखोगे। आप 9 चैप्टर तक मैंने डाल दी है, 10वीं की जल्दी आ जाएगी और लगभग 15 तक एग्जाम तक पूरी 15 की समरी आ जाएगी आपके सामने, ठीक है। अब बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा एमएस वर्ड में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग विकल्प नहीं है। तो बोल्ड भी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग विकल्प है क्योंकि बोल्ड होता है, इससे इटैलिक से तिरछे होते हैं अक्सर। कॉपी नहीं है दोस्तों, क्या नहीं है, कॉपी नहीं है, तो सी ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे। अंडरलाइन भी होता है दोस्तों। अब बात करते हैं, कई बार इनकी शॉर्टकट की पूछ ली जाती है आपसे, क्या दोस्तों, इनकी शॉर्टकट की आपसे पूछ ली जाती है। जैसे बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे शॉर्टकट की के बारे में, तो यहाँ पे बात करें बोल्ड की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल के साथ में बी प्रेस करेंगे हम। कंट्रोल के साथ में क्या प्रेस करेंगे दोस्तों, बी प्रेस करेंगे। इटैलिक की बात करें तो कंट्रोल के साथ में हम आई प्रेस करेंगे। कॉपी की बात करें तो यहाँ पे कंट्रोल के साथ में सी प्रेस करते हैं, ध्यान रखना, कॉपी की होती है कंट्रोल सी। और अंडरलाइन की क्या होती है दोस्तों,
कंट्रोल के साथ में हम यू प्रेस करेंगे। क्या प्रेस करेंगे दोस्तों? यू प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ में, ठीक है। तो अंडरलाइन हो जाएगा। तो ध्यान रखना, एक या दो आपके शॉर्टकट की के भी क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये पर्सन आपको समझ में आ गया होगा, और उम्मीद करता हूं जो मैंने आपको एक प्लेलिस्ट के बारे में बताया वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों चौथे पर्सन की ओर। चौथा पर्सन ये है दोस्तों, हल्का सा आपको बड़ा दिखेगा स्क्रीन पे। हाँ देखिए, 4 ऑप्शन आपको दिख गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूं आपसे। हल्का सा ऊपर कर दिया मैंने, दिख गया होगा आपको कि किसी टीम प्रोजेक्ट के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की पारंपरिक ऑफलाइन स्थापना की तुलना में गूगल डॉक्स का उपयोग करने का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है। अब गूगल डॉक्स क्या है भाई साहब? गूगल डॉक्स एक तरीके से जैसे आपका एमएस वर्ड होता है ना, वैसे काम करता है गूगल डॉक्स भी, ठीक है। लेकिन ये ऑनलाइन चलता है। क्या चलता है दोस्तों? ये ऑनलाइन होता है। अपन एमएस वर्ड में ऑफलाइन काम कर सकते हैं, ये ऑनलाइन होता है, इतना सा फर्क है बस। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि महत्वपूर्ण लाभ क्या है? पहला ऑप्शन आ रहा है कि इसमें व्यावसायिक मुद्रण के लिए अधिक उन्नत और जटिल फॉर्मेटिंग विकल्प है। इसका उपयोग करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता नहीं है। यह दस्तावेज को सीधे आपके कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव पर सहेजता है। ये कई उपयोगकर्ताओं को एक ही दस्तावेज को वास्तविक समय में एक साथ संपादित करने की अनुमति देता है। मतलब सीधी सी बात है, आप इंटरनेट के द्वारा, मैंने बोला था ना ऑनलाइन चलता है ये, तो इंटरनेट के द्वारा आप एक साथ कई यूजर बैठ करके इसको संपादित कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे आएगा डी ऑप्शन कि यह कई उपयोगकर्ताओं को एक ही दस्तावेज को वास्तविक समय में एक साथ संपादित करने की अनुमति देता है। तो यहाँ पे आएगा भाई साहब डी ऑप्शन। क्या आएगा? डी ऑप्शन आएगा। यहाँ पे लगा लीजिए डी ऑप्शन पे टिक। यहाँ पे चौथे में आएगा डी ऑप्शन। तो मुझे बताइए बच्चों, आपके 4 में से कितने परसेंट सही हो चुके हैं? ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 5वें पर्सन की ओर। 5वां पर्सन है दोस्तों ई गवर्नेंस क्या है। ये भी आपका एक चैप्टर है, अगर आपने आरएससीटी बुक पढ़ी हो तो, नहीं पढ़ी तो मैं समरी लेके आ रहा हूं, तो उसमें आप देख ही सकते हो आराम से। तो ई गवर्नेंस क्या है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने फिर से हैं कि एक है भाई, एक प्रकार की सरकार जो कंप्यूटर द्वारा संचालित होती है। एक प्रकार की सरकार जो कंप्यूटर द्वारा संचालित होती है। बी ऑप्शन है नागरिकों को सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी कि आईसीटी का उपयोग, या फिर सरकार के लिए एक वेबसाइट या एक राजनीतिक पार्टी। ठीक है, तो भाई बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। अब कुछ लोग बोलते हैं कि इतने सीधे सीधे ऑप्शन भी आते हैं कि राजनीतिक पार्टी। हाँ आते हैं, क्योंकि आप देखना पेपर में ऐसे कैसे ऑप्शन मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ई गवर्नेंस क्या है? तो ई गवर्नेंस का मतलब सीधी सी बात है कि भाई नागरिकों को सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी का उपयोग करना। तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट। 5वें में क्या आएगा भाई साहब? बी आएगा। अब मुझे बताओ, अगर आपके 5% आए होते तो आप इनमें से कितने का सही जवाब दे पाते? ठीक है, वो आप कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे। और कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो पहली बार मेरी क्लास देखने के लिए आए, तो उनसे मैं ये बात कहूंगा कि चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और सारी जितनी वीडियो है ना मेरी इंपॉर्टेंट, जैसे प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने 1 से 15 तक की, जो समरी बना रहा हूं मैं, उसको जरूर देख लेना, क्योंकि सारे क्वेश्चंस वहां से बनेंगे और वो आपकी जो न्यू सिलेबस है ना उसके आधार पर बना रखी है मैंने। ठीक है, तो अब चलते हैं आज के 6ठे पर्सन की ओर। 6ठा पर्सन दिख रहा होगा आपको सामने कि आपका कंप्यूटर बहुत धीरे चल रहा है। इसे रिस्टार्ट करने के अलावा अस्थायी फाइलों को हटाने और डिस्क स्पेस खाली करने के लिए आप कौन सी आसान रखरखाव सुविधा चला सकते हैं? देखिए दोस्तों, सामने क्वेश्चन है आपके कि आप, 1 मिनट पढ़ देता हूं इसको अच्छे से, कि आप कंप्यूटर बहुत धीरे चल रहा है, आपका कंप्यूटर बहुत धीरे चल रहा है, इसे रिस्टार्ट करने के अलावा अस्थायी फाइलों को हटाने और डिस्क स्पेस खाली करने के लिए आप कौन सी आसान रखरखाव सुविधा चला सकते हैं? एंटीवायरस स्कैन, डिस्क क्लीनअप, कंट्रोल पैनल, या डिस्क डिफ्रैगमेंटर। क्या होगा दोस्तों यहाँ पे सही जवाब इसका? देखिए दोस्तों क्या होगा भाई, जल्दी से बताइएगा मुझे। आप क्या आंसर इस पर टिक करके आते भाई एग्जाम में, जल्दी से बताइएगा, जिससे आपकी एग्जाम की तैयारी कैसे, इसका मूल्यांकन आज ही लग जाएगा। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप लोगों की इस क्लास में से कम 20% सही होनी चाहिए भाई। इस क्लास में से कम 20% अगर जिस पत्ते के सही है, वो मान लो कि आरएससीआईटी में पास आराम से हो जाएगा, उसकी अच्छी परसेंटेज बन जाएगी। तो यहाँ पे बात करें स्पेस खाली करने की बात की जा रही है, तो उसके लिए होगा दोस्तों यहाँ पे डिस्क क्लीनअप। क्या होगा भाई साहब? डिस्क क्लीनअप होगा। मतलब सीधी सी बात है, बी ऑप्शन इज राइट, डिस्क क्लीनअप। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 7वें पर्सन की ओर। 7वां है दोस्तों ई मित्र क्या है। देखो, अब ये पर्सन भी बन सकता है क्या, आप पूछोगे इतना सा सीधा पर्सन पूछ सकता है क्या? आरएससीआईटी में बहुत लंबे लंबे पर्सन आते हैं, सोच रहे हो माइंड में, लेकिन भैया आरएससीआईटी में ये पर्सन भी पूछा गया है पिछले पेपर में। ठीक है, कि ई मित्र क्या है।
पहला ऑप्शन, नागरिकों के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए एक चैटबॉट, एक नए प्रकार का एटीएम, राजस्थान सरकार की एक ई गवर्नेंस पहल, एक सरकारी ई कॉमर्स वेबसाइट। ऑप्शन भी देखो कितनी सीधे सीधे आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है भाई, एक ई मित्र क्या है? अगर आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा जल्दी से मुझे कमेंट बताना, क्योंकि आपका आंसर देना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। ठीक है, क्लास आपको अगर धीमी लग रही है तो आप 2x में भी कर सकते हैं इस क्लास को। ठीक है, लेकिन देखना पूरा, क्योंकि आपको पूरे एग्जाम पेपर का रिव्यू मिल जाएगा इसमें। ठीक है, साथ में आपकी तैयारी का भी मूल्यांकन हो जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। ई मित्र क्या है, ऐसा प्रश्न पूछा गया है आपसे पिछले एग्जाम में, तो आप क्या आंसर देते भाई? देखिए दोस्तों, इसका जो सही जवाब होता है वो होता है कि राजस्थान सरकार की एक ई गवर्नेंस पहल। राजस्थान सरकार की एक ई गवर्नेंस पहल, मतलब सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, तो राजस्थान सरकार की ई गवर्नेंस पहल यहाँ जाएगी दोस्तों। ई मित्र क्या है? राजस्थान सरकार की एक ई गवर्नेंस इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस पहल है। ठीक है, जिससे सभी को आसानी मिलती है फॉर्म वगैरह फिल करने में, जो भी आप सब जानते होंगे मित्रा के बारे में। अब चलते हैं दोस्तों आज के 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न है कि आप एक वैज्ञानिक है जिन्हें मौसम पूर्वानुमान के लिए भारी मात्रा में डेटा प्रोसेस करना है। इस कार्य के लिए किस प्रकार का कंप्यूटर सबसे उपयुक्त होगा? आपकी जो RSCIT है ना, RSCIT का जो पहला चैप्टर है, बुक का पहला चैप्टर है ना भाई साहब, उस पहले चैप्टर से क्वेश्चन है। अगर आपने मेरी समरी देखी हो, बुक समरी है ना, तो बुक समरी मैंने ऑलरेडी बताया दोस्तों इसके बारे में। ठीक है, जो बुक समरी है ना 1 से 15 तक चैप्टर की, जो पहले चैप्टर में मैंने बताया दोस्तों आपको कि ये क्या होता है, कैसे प्रोसेस होता है, मौसम का पूर्वानुमान कैसे लगाया जाता है, भूकंप की जानकारी कैसे ली जाती है, या वैज्ञानिकों के जो शोध होते हैं वो कैसे होते हैं, उसके बारे में मैंने अच्छे से बताया दोस्तों। तो अगर वो देख लेते तो ये आंसर भी आप सही करके आते हैं, सही कर देते आप अभी भी अगर आप एग्जाम देंगे तो एक वैज्ञानिक है जिन्हें मौसम का पूर्वानुमान लगाया जाना है, भारी मात्रा में डेटा प्रोसेस भी करना है, तो इसके लिए सबसे उपयुक्त क्या होगा? लैपटॉप, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम या टैबलेट? आपका क्या आंसर होगा भाई इसमें? मुझे पता है इस सवाल का जवाब 90% बच्चे एकदम सही देंगे। ठीक है, तो भाई बताइए क्या होगा? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा भाई साहब सुपर कंप्यूटर। क्या होगा? सुपर कंप्यूटर होगा। ठीक है, अब सुपर कंप्यूटर के बारे में जानना है तो मैंने RSCIT समरी डाल रखी है, आप जरूर देखना। क्यों जोर दे रहा हूं? क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है वो चीज, है ना। अब चलते हैं दोस्तों आज के 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है दोस्तों, डिजिटल हस्ताक्षर क्या है? डिजिटल हस्ताक्षर क्या है? आपके हस्तलिखित हस्ताक्षर की गई छवि आपके कंप्यूटर के लिए एक पासवर्ड यह आश्वासन देता है कि संदेश किसी भी ज्ञात प्रेषक ने बनाया है तथा पारगमन के दौरान उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, या एक विशेष फॉन्ट जो आपकी लिखावट जैसा दिखता है। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? उम्मीद करता हूं आप सही जवाब देंगे इसका भाई। अगर आपने मेरी बुक समरी देखी है तो ये क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया इसके बारे में भी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो सही जवाब होने वाला है दोस्तों वो होगा एक आश्वासन देता है। क्या देता है दोस्तों? आश्वासन देता है कि संदेश किसी ज्ञात प्रेषक ने बनाया है तथा पारगमन के दौरान उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। तो यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन इज राइट। क्या आएगा दोस्तों? सी ऑप्शन इज राइट आएगा कि भाई यह आश्वासन देता है कि संदेश किसी भी ज्ञात प्रेषक ने बनाया है तथा पारगमन के दौरान उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तो सी ऑप्शन लगा लीजिए। ठीक है, यहाँ पे उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 10वें प्रश्न की ओर। इंसर्ट टैब के अंतर्गत कौन सी सुविधा किसी प्रोसेस चक्र या पदानुक्रम का दृश्य प्रतिनिधित्व बनाने के लिए उपयोग की जाती है? इंसर्ट टैब की बात की जा रही है। तो इंसर्ट टैब की बात करें दोस्तों तो ये आपके एक्सेल में भी है और ये आपके MS वर्ड में भी है। ठीक है, दोनों में है। तो ये प्रश्न मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है आपको। तो यहाँ पे इंसर्ट टैब के अंतर्गत कौन सी सुविधा किसी प्रोसेस चक्र या पदानुक्रम को दृश्य प्रतिनिधित्व बनाने का उपयोग करती है? तो देखो, चार्ट नहीं करता है, सेव भी नहीं करता है, यहाँ पे वर्ड आर्ट भी नहीं करता है, तो ये करता है दोस्तों स्मार्ट आर्ट। जैसे मान लो आप ये चक्र बन गया, फिर ऐसे कैसे ये प्रोसेस बन गई, ऐसे ऐसे प्रोसेस बनती है। ठीक है, या हम बात करें तो ऐसे भी बन जाता है कई बार कि ये देखो ऐसे, है ना, जैसे मैं आप कुछ भी लिख दिया, जैसे A लिख दिया, फिर B लिख दिया, फिर C, एक चक्र बन जाता है पूरा का पूरा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आएगा स्मार्ट आर्ट 10वें में। और आपके 10 में से कितने % एकदम सही हो चुके हैं भाई, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, जिससे मुझे पता लगे कि आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है, और खासकर मैं उन बच्चों से कहना चाहूंगा जो पहली बार मेरी वीडियो देखने के लिए आए हैं, पूरा चैनल पे जो वीडियो मेरी इंपॉर्टेंट है सारी देखो, खासकर जो मैराथन मैंने बना रखी है वो भी देखना, और खासकर जो मेरी चैप्टर समरी है ना, बहुत मेहनत लगती है बनाने में। मैंने एक ही चीज आपकी बुक से ली है दोस्तों, उसमें जरूर देखना उसको। ठीक है, आपके देखना अच्छे खासे % ठीक हो जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के
11वें प्रश्न की ओर। मोडेम क्या है? मोडेम क्या है? कंप्यूटर मेमोरी का एक प्रकार, एक उपकरण जो कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए सिग्नल को मॉड्यूलेट और डिमोड्यूलेट करता है, या एक प्रकार का कंप्यूटर मॉनिटर, या एक प्रकार का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। बताइए दोस्तों क्या होगा यहाँ पे मोडेम का अर्थ सही। तो मोडेम क्या होता है भाई, जल्दी से बताइएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है आपके, मतलब सारे क्वेश्चन पूछे गए, मैं बार बार क्यों बता रहा हूँ इस चीज को। ये जो मैं बता रहा हूँ ये आपका 14 दिसंबर वाला पेपर है, ठीक है, और 14 दिसंबर 2025 को ये प्रश्न आए थे दोस्तों आपके। तो ये क्लास इसलिए लेके आया कि आपको थोड़ा लेवल पता लगे क्वेश्चन कैसे आते हैं। कुछ लोगों के सवाल आते हैं कि सर ऐसे प्रश्न आते हैं क्या, इतने इजी क्वेश्चन आते हैं क्या, एग्जाम में तो बड़े लंबे लंबे क्वेश्चन आते हैं। नहीं भाई, लंबे लंबे नहीं है, सिर्फ इतना सा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप एक गलत फहमी मत पालो मन के अंदर कि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं। लेवल का आता है जो आप आराम से कर सकते हो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें ना, आराम से आप आंसर दे सकते हो इनका। तो मॉडेम क्या है भाई साहब? मॉडेम एक उपकरण जो इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए सिग्नल को मॉड्यूलेट और डिमोड्यूलेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट। क्या आएगा दोस्तों? बी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। अब बात करते हैं भाई मॉडेम जो होता है उसका पूरा नाम क्या होता है। तो मॉडेम का पूरा नाम भी आपसे पूछा गया था एक बार एग्जाम में, अब की बार हो सकता है पूछ लिया जाए आपसे। तो मॉडेम का पूरा नाम होता है भाई साहब मॉड्यूलेटर, MODU है ना, LETOR, मॉड्यूलेटर और डीमोड्यूलेटर, इसका पूरा नाम होता है डी मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर डीमोड्यूलेटर इसका क्या है दोस्तों? पूरा नाम है मॉडेम का, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। अब चलते हैं दोस्तों आज के 12वें प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न है दोस्तों, आप आधुनिक पीसी पर उपलब्ध सबसे आम वायर्ड कनेक्शन का उपयोग करके प्रिंटर को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप किस पोर्ट का उपयोग करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने बार बार आपको एग्जाम में बता दिया, क्योंकि मैं ज्यादातर वो क्वेश्चन लेके आता हूँ आपके सामने जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं एग्जाम के लिए, ठीक है। तो कुछ लोग बोलते हैं सर आप तो रिपीट करते हो बार बार क्वेश्चनों को, तो भाई वही क्वेश्चन ज्यादा रिपीट करता हूँ जो आने की संभावना होती है उसकी ज्यादा, जिससे आपके माइंड में बैठ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे 12वां प्रश्न है कि आप आधुनिक पीसी पर उपलब्ध सबसे आम वायर्ड कनेक्शन का उपयोग करके प्रिंटर को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप किस पोर्ट का उपयोग करेंगे। किस पोर्ट का उपयोग करेंगे भाई? 4 ऑप्शन आपके सामने। पहला है कि HDMI पोर्ट का, USB पोर्ट का, VGA पोर्ट का, या पावर पोर्ट का। बताइए दोस्तों किसका उपयोग करना चाहेंगे आप। तो यहां पे बात करें दोस्तों जो उपयोग करेंगे हम, भाई आपका आंसर क्या है जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए सभी लोग, देखते हैं किस किस बच्चे का सही होता है। अब दोस्तों इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होगा दोस्तों USB पोर्ट। क्या होगा दोस्तों? USB पोर्ट के द्वारा कर सकते हैं, ठीक है। HDMI पोर्ट और VGA पोर्ट सेम तरीके के होते हैं, बस ये आधुनिक पोर्ट होता है आपका थोड़ा, और ये थोड़ा सा पुराना टाइप का रहता है। तो इससे क्या कर सकते हैं हम, CPU को मॉनिटर से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो VGA पोर्ट VGA केबल के द्वारा कनेक्ट होता है ना, इसमें 15 पिन पाई जाती है, ध्यान रखना। VGA पोर्ट में कितना पिन होती है? 15 पिन होती है। अब बात करें यहाँ पे HDMI पोर्ट का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है दोस्तों? तो इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों हाई डेफिनेशन, है ना, मल्टीमीडिया इंटरफेस, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा हाई, HIGH हाई, फिर DEF है ना, NITION हाई डेफिनेशन, मल्टीमीडिया MULTI मल्टी MEDIA मीडिया, है ना, और यहाँ पे आएगा इंटरफेस INTERFACE इंटरफेस। क्लियर है तक का? ये आ जाएगा दोस्तों। अब बात करें दोस्तों USB का, तो आपको आता है कि USB का पूरा नाम, अगर आता है तो कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं मुझे जल्दी से कि USB का पूरा नाम क्या होगा भाई साहब। USB का पूरा नाम होगा दोस्तों यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या होगा दोस्तों? UNIVERSAL यूनिवर्सल, ठीक है। यहाँ पे आएगा SERIAL सीरियल, और यहाँ पे आएगा बस। यूनिवर्सल सीरियल बस किसका हो जाएगा दोस्तों? USB का पूरा नाम हो जाएगा। अब बात करें दोस्तों VGA पोर्ट की, तो यहाँ पे 15 पिन आएंगे आपके सामने, और VGA का जो पूरा नाम होगा ना भाई वो होगा एक तरीके से वीडियो ग्राफिक अरे। क्या होगा दोस्तों? वीडियो, है ना, ग्राफिक GRAPHICS ग्राफिक्स अरे, ARRAY अरे, ठीक है। तो वीडियो ग्राफिक्स अरे क्या हो जाएगा दोस्तों? VGA पोर्ट का पूरा नाम हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये फुल फॉर्म आपको पता होंगी सारी चीजें, ठीक है। और ये पावर पोर्ट पावर के लिए होता है, जिससे एक तरीके से आपका जो PCA चलता है एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा यहाँ पे USB। क्या होगा दोस्तों? USB इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है तक का? तो उम्मीद करता हूँ 12वें का आपको आंसर पता लग गया होगा, USB पोर्ट। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 13वें प्रश्न की ओर।
क्लास अगर आपको अच्छी लग रही हो तो क्या करोगे आप भाई, शेयर करोगे सभी के पास में, जिससे इस क्लास का बेनिफिट मिल सके सभी लोगों को। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए 13वें प्रश्न की तरफ। थोड़ा सा ऑप्शन आपको बड़े नजर आ रहे हैं, थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज छोटा कर देता हूँ इसका। ठीक है, ओके। तो देखिए दोस्तों 13वां प्रश्न क्या है, निम्न कथनों में से कौन सही है। एक कथन निष्कर्ष का भी आएगा ऐसे कि भाई कौन सा सही है कौन सा गलत है, ऐसे 4 आपको कथन दे दिए जाएंगे, उनमें से आपको देखना है कि भाई कौन सा कथन एकदम आपका सही होगा इसमें से। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं आपसे। तो भाई क्या होगा इसका सही जवाब, देखिएगा कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब WW एक ही चीज के दो अलग अलग नाम है। दूसरा है कि ISP पूरा नाम होता है इंटरनेट सेवा प्रदाता या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इसको बोलते हैं ISP को। ठीक है, एक प्रकार का दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर को धीमा कर देता है। तीसरा पढ़ते हैं URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का पूरा नाम क्या है दोस्तों, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग ईमेल भेजने और प्राप्त करने में किया जाता है। ठीक है, वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग है जिसका उपयोग वेबसाइटों तक पहुंचने और उन्हें प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। तो भाई यहाँ पे कौन सा सही है, 3 सही नहीं है, तीनों में से एक ही सही है, कोई सा 3 गलत है इसके अंदर, 3 ऑप्शन गलत होंगे, एक ही ऑप्शन सही होगा। तो बताइए कौन सा सही है वो, जल्दी से बताइए दोस्तों कौन सा सही है यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे पहला ऑप्शन भी गलत आ रहा है, ISP ये भी गलत है दोस्तों, क्योंकि ये इंटरनेट सेवा प्रदाता होता है जहां से हम इंटरनेट, ऐसी कंपनी जो हमें इंटरनेट की सेवा प्रदान करती है, दुर्भावना नहीं होता है इसमें कुछ भी। URL का प्रयोग ईमेल में नहीं किया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे आएगा कि वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग है, अनुप्रयोग मतलब एप्लीकेशन है जिसका उपयोग वेबसाइटों तक, मतलब कोई भी आप साइट तक पहुंच सकते हैं और उनको देख सकते हैं। तो डी ऑप्शन इज राइट। क्या होगा दोस्तों यहाँ पे, डी ऑप्शन आएगा 13वें में। ठीक है, डी ऑप्शन इज राइट। तो उम्मीद करता हूं यहाँ पे 13वें में डी आपने कर दिया होगा। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे यहाँ पे कि यूपीआई का पूर्ण रूप क्या है। मैंने ज्यादातर क्लासों के अंदर एक क्वेश्चन रिपीट किया था पिछली बार भी, और ये क्वेश्चन आ भी गया था फिर। ठीक है, लोगों ने बोला था कि सर यूपीआई वाला बार बार क्यों लेके आ रहे हो आप क्वेश्चन, लेकिन मैं लेके आया था क्योंकि मुझे लग रहा था इंपॉर्टेंट है और वो आ भी गया था फिर एग्जाम में। ठीक है, तो देखो यूपीआई का पूर्ण रूप क्या है, तो ये पूछा गया था, बहुत इजी प्रश्न है। तो मैं बोल रहा हूँ आपसे कि कम से कम 2 से 3 आपकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, मतलब 2 फुल फॉर्म तो निश्चित है आपके। ठीक है, तो आगे जाके मैं फुल फॉर्म की क्लास भी लेके आऊंगा, हालांकि मैंने पिछली क्लास में डाल रखी है आपकी। ठीक है, तो यूपीआई का पूर्ण रूप क्या है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस, या यूनिक पेमेंट आइडेंटिफायर, या यूनाइटेड पेमेंट इन इंडिया। क्या होगा दोस्तों इसका पूरा नाम, किस किस बच्चे को आता है भाई, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकता है इसका। तो यहाँ पे यूपीआई का पूर्ण रूप है दोस्तों यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। ए ऑप्शन इज राइट, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। ठीक है, यूपीआई का पूर्ण रूप है, क्लियर है तक का। तो यहां पे आएगा ए ऑप्शन इज राइट। अब करते हैं दोस्तों आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न चलते हैं हम 15वें की तरफ। 15वां है दोस्तों कि आप अपने परिवार के किसी सदस्य के साथ जो दूसरे शहर में रहता है फोटो का एक बड़ा संग्रह साझा करना चाहते हैं, इसके लिए सबसे व्यवहारिक इंटरनेट एप्लीकेशन कौन सा है। आप अपने परिवार के किसी सदस्य के साथ में जो दूसरे शहर में रहता है फोटो का एक बड़ा संग्रह साझा करना चाहते हैं, इसके लिए सबसे व्यवहारिक इंटरनेट एप्लीकेशन कौन सा है। मतलब आप अपने जो फोटोज वगैरह है ना, इनको किसी और के साथ साझा करना चाहते हो कि वो भी देख सके उनको, तो आपके लिए कौन सा एप्लीकेशन सबसे बेस्ट रहेगा। पहला ऑप्शन आ रहा है इन्हें यूएसबी ड्राइव में सेव कर ले और मेल कर दे। दूसरा ऑप्शन आ रहा है कि फोटो को गूगल ड्राइव या ड्रॉप बॉक्स जैसी क्लाउड स्टोरेज सेवा पर अपलोड करें और लिंक साझा करें, या सभी फोटो को ईमेल में संलग्न करें, या सभी तस्वीरों को सोशल मीडिया साइट पर पोस्ट कर दें। ये भी नहीं आएगा भाई साहब ऑप्शन, ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। देखिए दोस्तों, आप चाहते हैं कि आप किसी के साथ बड़ा संग्रह साझा करें, तो आपको उसके लिए चाहिए गूगल ड्राइव का ऑप्शन या ड्रॉप बॉक्स का। ठीक है, या गूगल ड्राइव या ड्रॉप बॉक्स, ये क्लाउड स्टोरेज होती है। क्लाउड स्टोरेज मतलब सीधा सा है कि ऐसी मतलब एक तरीके से जिसके द्वारा हम इंटरनेट पर अपनी फोटो स्टोरेज कर सकते हैं, मतलब इंटरनेट पे आप स्टोर कर सकते हो, किसके द्वारा, क्लाउड स्टोरेज के द्वारा फोटो स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो इंटरनेट पर स्टोर कर सकते हैं डाटा, इंटरनेट पर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, किसके द्वारा कर सकते हैं, क्लाउड स्टोरेज के द्वारा कर सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट। क्या आएगा दोस्तों, बी ऑप्शन आएगा 15वें में। ठीक है, और दोस्तों बताइए मुझे 15 में से
15 किस किस बच्चे के सही हो चुके हैं दोस्तों, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, 15 में से 15 किस किस बच्चे के सही हो चुके हैं, कमेंट बॉक्स में बताना। और क्लास में अगर ध्यान से देखिए आपने तो मुझे बताइए यूएसबी का पूरा नाम क्या है भाई, यूएसबी का पूरा नाम क्या है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे, क्योंकि मैं बता चुका हूं इसी क्लास के अंदर आपको यूएसबी का पूरा नाम, और यहाँ पे यूएसबी लिख रखा है ना, तो मुझे लगा कि आपसे पूछ लिया जाए एक बार। तो यूएसबी का पूरा नाम क्या होता है, जल्दी से सभी लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 16वें प्रश्न की ओर। 16वां है दोस्तों, लिब्रे ऑफिस का कौन सा घटक एक सुविधा संपन्न वर्ड प्रोसेसर है। लिब्रे ऑफिस क्या है दोस्तों, एक तरीके से एमएस वर्ड है, एक तरह, सॉरी एमएस वर्ड नहीं, एमएस ऑफिस जो है ना वैसे ही लिब्रे ऑफिस है दोस्तों। ठीक है, तो एमएस वर्ड की तरह ही, लेकिन ये थोड़ा पुराना टाइप का होता है। ठीक है, तो इसमें जो घटक होते हैं उनके अलग अलग नाम होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे यह पूछ रहा है कि सुविधा संपन्न वर्ड प्रोसेसर कौन सा है। तो कैल्क जो काम करता है ना भाई, वो एक तरीके से स्प्रेडशीट की तरह काम करता है। किसकी तरह करता है दोस्तों, स्प्रेडशीट की तरह करता है, या फिर बात करें एक्सेल की तरह काम करता है। ठीक है, इम्प्रेस जो करता है दोस्तों आपके पावर पॉइंट की तरह काम करता है। किसकी तरह दोस्तों, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की तरह काम करता है ये। ठीक है, POINT। यहाँ पे राइटर की बात करें तो ये एक तरीके से MS वर्ड प्रोसेसर की तरह काम करता है। किसकी तरह दोस्तों, MS वर्ड प्रोसेसर। और ड्रॉ जो करता है दोस्तों, ड्राइंग जो होता है ना, पेंट आप बोल सकते हो इसको, पेंट की तरह जो सॉफ्टवेयर है आपका ड्राइंग करने का, उसकी तरह काम करता है। तो ये पूछ रहा है कि सुविधा संपन्न वर्ड प्रोसेसर कौन सा है। तो कौन सा है भाई साहब वर्ड प्रोसेसर, आपके सामने जो ऑप्शन दिख रहा है राइटर, ये क्या है दोस्तों आपका वर्ड प्रोसेसर एक तरीके से, तो राइटर आएगा इसमें। बाकी जो 3-4 नाम है इनको सबको एक बार याद कर लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है और एक आसान क्वेश्चन ही बनता है, ज्यादा डीप नहीं बनता है। तो आपको ध्यान रखना, एक क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस से भी आपको मिलेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा दोस्तों, आपको लिब्रे ऑफिस से भी मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है तो इस क्लास को उन बच्चों के पास जरूर शेयर करना जो RSCIT के एग्जाम देंगे। ठीक है, तो उम्मीद तो मैं यही करता हूँ कि सभी लोगों ने शेयर भी कर दिया होगा भाई, और क्लास तो आपको अच्छी लगी रही होगी। ठीक है, आपके क्या विचार है इस क्लास को लेकर के जल्दी कमेंट बॉक्स में बताना। क्या आपको लगता है कि मुझे एक और PYQS क्लास बनानी चाहिए, जो पिछले पेपर में पूछे गए सवाल है। ठीक है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 17वें प्रश्न की ओर। 35% लेके आ रहा हूँ दोस्तों, थोड़ा सा वेट तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो 17वां प्रश्न है कि आपको अपनी पूरी टीम को एक ईमेल भेजना है। कोई बात नहीं, भेज देंगे मेल अपन, पूरी टीम को ईमेल भेजना है। और ईमेल भेजना है, लेकिन आप अपने मैनेजर को भी इसमें शामिल करना चाहते हैं, ताकि वे संदेश देख सके और अपनी बाकी टीम के सदस्यों का मतलब सके, टीम के बाकी सदस्यों को पता नहीं लगे आपको अपने मैनेजर का ईमेल कहाँ लिखना चाहिए। ठीक है, आप चाहते हैं कि भाई आप है ना, आप किसी को मेल भेजना चाहते हैं पूरी टीम को, उसमें आप अपने मैनेजर को भी ऐड करना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि मैनेजर का पता किसी को भी ना लगे। ठीक है, तो भाई एक तरीके से हाइड करना चाहते हैं आप, उसको गुप्त रखना चाहते हैं, तो किस उसमें रखेंगे आप। यहाँ पे आ रहा है कि भाई 2 में रखेंगे, नहीं 2 में नहीं रखेंगे, CC में रखेंगे। CC में रखेंगे दोस्तों, सभी देख सकते हैं, CC में सभी देख सकते हैं इसमें। ठीक है, अगर आप मैनेजर को इसमें रखोगे ना तो इसका पता सभी एम्प्लॉय को लग जाएगा, सभी पार्टी के सदस्यों को लग जाएगा। विषय में एक तरीके से विषय वस्तु लिखी जाती है, जो मेन उद्देश्य होता है वो लिखा जाता है यहाँ पे। BCC होगा दोस्तों, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ये तरीके से गुप्त तरीके से रखा जाता है, एक तरीके से है ना, हाइड रखा जाता है सामने वाले का नाम। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, इसमें आएगा BCC। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो ईमेल का है, ईमेल का एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाता है। ईमेल का पूरा नाम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ठीक है, क्या काम आता है, किसी को संदेश भेजने का। ठीक है, अब सवाल यहां से ये भी बन जाता है कई बार कि एक तरीके से ईमेल भेजने के लिए, ईमेल भेजने के लिए ध्यान रखना दोस्तों, मैं लिख रहा हूं ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल काम आता है, कौन सा प्रोटोकॉल काम आता है भाई साहब ईमेल भेजने के लिए। प्रोटोकॉल कौन सा काम आता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे, ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल काम आता है। किन किन बच्चों को पता है भाई इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं सभी लोग। ठीक है दोस्तों, ईमेल भेजने के लिए जो प्रोटोकॉल काम आता है ना भाई, वो आता है दोस्तों SMTP। कौन सा आता है दोस्तों, SMTP आता है। SMTP का जो पूरा नाम है ना भाई, वो एक तरीके से क्या है, अगर किसी को पता है तो जल्दी से बताइए मुझे। सिंपल है ना, मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होगा दोस्तों, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या हो जाएगा दोस्तों, SMTP का पूरा नाम हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको SMTP का पूरा नाम पता लग गया होगा। ठीक है, और ईमेल प्राप्त करने के लिए काम आता है दोस्तों POP3। कौन सा आता है दोस्तों, POP3। और ये भी एक प्रोटोकॉल होता है जो प्राप्त करने के लिए काम आता है ईमेल को। ठीक है, और एक तरीके इसका पूरा नाम होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्या होता है दोस्तों, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है जो प्राप्त करने के लिए काम आता है। उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह।
अच्छी तरह समझ में आ गया, तब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि पावर पॉइंट में कौन सा दृश्य आपकी स्लाइडों के क्रम को पुनः व्यवस्थित करने के लिए सर्वोत्तम है। बताइए दोस्तों, पावर पॉइंट में कौन सा दृश्य आपकी स्लाइडों को क्रम को पुनः व्यवस्थित करने के लिए सर्वोत्तम है। देखिए दोस्तों, पावर पॉइंट का एक और क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो लगभग 2 क्वेश्चन तो हो ही गए, 2 या 3 क्वेश्चन पूछ लिए गए अब तक, ध्यान रखना। ठीक है, तो पावर पॉइंट में कौन सा दृश्य आपकी स्लाइडों के क्रम को, किसको दोस्तों, स्लाइड को क्रम को पुनः व्यवस्थित करने के लिए सर्वोत्तम है। नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, रीडिंग व्यू या आउटलाइन व्यू। 4 ऑप्शन आपके सामने। तो बताइए दोस्तों, क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आपने अच्छे से, तो क्या सही जवाब होगा इसका? तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा स्लाइड सॉर्टर व्यू। क्या होगा दोस्तों? स्लाइड सॉर्टर व्यू होगा। तो यहाँ पे कर लीजिए टिक दोस्तों, बी ऑप्शन पे यहाँ पे स्लाइड सॉर्टर व्यू। ठीक है, ओके, स्लाइड सॉर्टर व्यू पे टिक कर लेना दोस्तों सभी लोग। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। अब चलते हैं दोस्तों आज के 19वें प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि जैसा कि दस्तावेज में बताया गया है, निम्नलिखित में कौन सा एंड्रॉइड डिवाइस पर उपलब्ध स्क्रीन लॉक विकल्प नहीं है। जैसा कि दस्तावेज में बताया गया है कि निम्न में से कौन सा एंड्रॉइड डिवाइस, जो आपका फोन है ना भाई साहब, स्मार्टफोन है, उसके अंदर कौन सा स्क्रीन लॉक उपलब्ध नहीं है। बताओ, ऐसे सीधा प्रश्न भी आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो पैटर्न नहीं है, पिन नहीं है, फिंगरप्रिंट नहीं है, पासवर्ड नहीं है। क्या नहीं होगा दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे क्या आंसर इसमें आएगा। तो इसमें जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा यहाँ पे फिंगरप्रिंट। क्या होगा दोस्तों? फिंगरप्रिंट होगा। तो सी ऑप्शन इज राइट, फिंगरप्रिंट। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों 19वें में आपने सी ऑप्शन कर दिया होगा टिक, फिंगरप्रिंट। ओके, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 20वें प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है। पहला आ रहा है लिनक्स, यूनिक्स और क्रोमियम। दूसरा आ रहा है विंडोज, आईओएस, एंड्रॉयड। तीसरा आ रहा है क्रोम, ओपेरा, ब्रेव, और या फिर कंपाइलर, इंटरप्रेटर या असेंबलर। दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? बताइए मुझे, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है। किसके दोस्तों? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जा रही है। ठीक है, तो अगर आपने मेरी जो समरी वाली क्लास देखी हो तो उसमें मैंने हल्का सा बताया है इसके बारे में भी, ध्यान देना एक बार। तो आप जरूर देखना भाई उन चीजों को, ठीक है, जिससे आपकी और स्ट्रॉन्ग तैयारी हो जाएगी। तो यहाँ पे जो आएगा दोस्तों विंडोज, आईओएस और एंड्रॉयड, ये तीनों क्या है दोस्तों, एक तरीके से मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, और सबसे प्रचलित कौन सा है दोस्तों? यहाँ पे एंड्रॉयड है। ये क्या है दोस्तों? सबसे प्रचलित है, एक तरीके से प्रचलित बोल सकते हैं, है ना। ओके, तो यहाँ पे आएगा दोस्तों बी ऑप्शन इज राइट। तो बताइए दोस्तों मुझे 20 में से आपके कितने परसेंट ऐसे हैं जो एकदम सही हो चुके हैं। 20 में से आपके कितने परसेंट ऐसे हैं जो एकदम सही जवाब हो चुका है उनका, बताइए मुझे। और कौन कौन ऐसे शख्स हैं जिनके 20 में से 20 एकदम सही हो चुके हैं। मैं मानूंगा कि उनकी तैयारी बहुत बेटर है। ठीक है, और इस क्लास में आपका टारगेट होना चाहिए कम से कम 20% तो आपके सही होनी चाहिए 35 में से। ठीक है, तो देखते हैं लास्ट में कौन कौन बच्चों के या किन किन बच्चों के 20 सही होते हैं इन 35% में से। और 35 में से 35 हो तो बहुत अच्छी बात है भाई। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 21वें प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न है हमारा यहाँ पे। देखिए दोस्तों ध्यान से, बहुत बड़ा प्रश्न नजर आ रहा है, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ फॉन्ट साइज इसका, जिससे आपको पढ़ने में और आसानी रहेगी। ठीक है, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे 21वां प्रश्न आपके सामने कि आपने किसी शीर्षक पर एक विशिष्ट फॉन्ट शैली और आकार लागू किया है और अब आप उसी फॉर्मेटिंग को पाठ के किसी अन्य भाग पर जल्दी से लागू करना चाहते हैं, तो बिना कि सभी विकल्पों के फिर से मैन्युअल रूप से चुनें। इस उद्देश्य के लिए कौन सा टूल डिजाइन किया गया है। मतलब आप चाहते हो कि भाई जो फॉर्मेटिंग आपने कर दी ना एक बार, उसी को किसी और पैराग्राफ के ऊपर या किसी टेक्स्ट के ऊपर उसको लागू करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो किसका उपयोग करेंगे भाई। तो उसके लिए करेंगे दोस्तों फॉर्मेट पेंटर का। बहुत सारी क्लास थी जिसमें फॉर्मेट पेंटर के बारे में आपको बताया है दोस्तों मैंने। तो अगर आपने मेरे क्लास देखी हो तो आपको इन क्वेश्चनों के बारे में अच्छे से पता लग गया होगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दे दिया जाता है, ऐसा नहीं कि मैं हुबहू क्वेश्चन छाप दूंगा, ऐसा नहीं, लेकिन हल्का सा घुमा देते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज, लेकिन क्वेश्चन होता वही है। अगर आपने ढंग से क्वेश्चन देखा होगा तो आप आराम से उसको सही कर सकते हैं। यहाँ पे आएगा फॉर्मेट पेंटर। क्लियर फॉर्मेटिंग क्या होती है? सारी फॉर्मेटिंग एक साथ हटाना, सारी फॉर्मेटिंग एक साथ हटाना। ठीक है, किसका काम होता है दोस्तों? यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग का काम होता है। सारी फॉर्मेटिंग क्या कर सकते हो दोस्तों? आप एक साथ हटा सकते हैं।
उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। क्लास अगर आपको हल्की सी भी अच्छी लगी है, हल्का सा भी समझ में आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सारे अपडेट आपको तभी मिल पाएंगे जब चैनल सब्सक्राइब होगा, ठीक है। और साथ में मेरी गुजारिश है आपसे कि जो 1 से 15 तक की समरी जो बना रहा हूँ मैं आपके चैप्टर की, वो जरूर देख लेना भाई, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगी। और वहां से क्वेश्चन आउट नहीं जाएगा कोई सा भी, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। ओके। और खासकर जो मैंने MS वर्ड और एक्सेल की बना रखी है ना भाई साहब, MS वर्ड और एक्सेल की प्रैक्टिकल जो मैंने बना रखी है उसको जरूर देख लेना, चाहे 2x करके देख लेना आप, ठीक है। लेकिन मैंने हर एक चीज बताई, उसके अंदर शॉर्टकट की बताई है, क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो बताया, साथ में प्रैक्टिकल बताया, सब चीजों को जरूर देख लेना भाई एक बार मेरे कहने से, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 22वें क्वेश्चन की ओर। 22वां दोस्तों, विंडोज 10 के संदर्भ में CD या DVD को बर्न करने का क्या अर्थ है। कई क्लासों में बताया ये क्वेश्चन मैंने, पिछली बार देखना आप मेरी में, कि विंडोज 10 में संदर्भ में CD या DVD को बर्न करना एक तरीके से अर्थ क्या है इसका, क्या अर्थ है भाई, जल्दी से बताओ मुझे क्या अर्थ होगा भाई इसका। तो दोस्तों यहाँ पे बात की जाए, गर्मी से डिस्क को नष्ट करना, गलत बात है। डिस्क पर सामग्री डेटा लिखना या कॉपी करना, ये होगा दोस्तों। तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन, डिस्क पर डेटा लिखना या कॉपी करना क्या कहलाता है दोस्तों, बर्न कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, बर्न कहलाता है एक तरीके से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ 22वां भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के 23वें प्रश्न की ओर। 23वां प्रश्न क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। URL का कौन सा भाग आमतौर पर, URL का कौन सा भाग आमतौर पर वेबसाइटों के संगठन या उद्देश्य के लिए प्रकार को इंगित करता है। मतलब वेबसाइट के संगठन या उद्देश्य को प्रकार, मतलब एक तरीके से इंगित करता है। मतलब उदाहरण के लिए जो .com है, .edu है, .gov है, ये किस प्रकार के संकेत कर रहे हैं आपको, या किस उद्देश्य को इंगित कर रहे हैं। प्रोटोकॉल को कर रहे हैं भाई साहब, उप डोमेन को कर रहे हैं, शीर्ष स्तरीय डोमेन को कर रहे हैं, या संसाधन का नाम। तो यहाँ पे दोस्तों आएगा शीर्ष स्तरीय डोमेन, इसको बोलते हैं इंग्लिश में हम टॉप लेवल डोमेन। क्या बोलते हैं दोस्तों, टॉप लेवल डोमेन बोलते हैं। और शॉर्ट में बोलते हैं दोस्तों TLD। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको TLD बोला जाता है शॉर्ट में, ध्यान रखना। शॉर्ट TLD का पूरा नाम होता है टॉप लेवल डोमेन, और हिंदी बोलते हैं शीर्ष स्तरीय डोमेन। सी ऑप्शन इज राइट। अब बात करते हैं यहाँ पे .com का मतलब क्या होता है भाई साहब, ठीक है। .edu का मतलब क्या होता है, और .gov का मतलब क्या होता है। अगर आप किसी बच्चे को आता है इसका अर्थ, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। .com, .edu और .gov ये किसके लिए काम करते हैं दोस्तों, जल्दी से मुझे बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। तो बताइए दोस्तों मुझे .com, .edu और .gov क्या काम आते हैं, मतलब किसके लिए इनका जो डोमेन नेम है वो किसके लिए काम आता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे सिंपल बता रहा हूँ मैं आपको। .com आता है दोस्तों व्यापार के या व्यवसाय के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में काम आता है। edu आता है दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में काम आता है। और .gov आता है दोस्तों सरकारी संगठन में काम आता है। इसमें आता है दोस्तों सरकारी संगठन में काम आता है .gov। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे से। ओके, अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओ सभी लोग URL का पूरा नाम क्या होता है। इस क्लास के अंदर मैंने URL की फुल फॉर्म बताई है दोस्तों आपको, तो उम्मीद करता हूँ क्लास आपने ध्यान से देखी होगी। तो URL का पूरा नाम आप जरूर लिख दोगे कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो लिखिए जल्दी से। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 24वां यहाँ पे, कि आपको कई आसन्न सेल जैसे कि A1, B1, C1 की सामग्री को एक बड़े कक्ष में समायोजित कर केंद्र में लाना है, तो आप किस सुविधा का उपयोग करेंगे। आपको कई आसन्न सेल जैसे कि A1, B1, C1 की सामग्री को एक बड़े कक्ष में संयोजित कर केंद्र में लाना है, तो आप किस सुविधा का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो बताइए दोस्तों किस सुविधा का उपयोग करेंगे आप, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे। पहला ऑप्शन आ रहा है रैप टेक्स्ट का, दूसरा आ रहा है मर्ज एंड सेंटर का, तीसरा आ रहा है अलाइनमेंट सेटिंग का, या फिर इंसर्ट सेल का। भाई समायोजित करनी है एक तरीके से बड़े कक्ष में और केंद्र में लाना है, तो उसके लिए किसका उपयोग करेंगे। देखो लैंग्वेज बड़ी हार्ड है इसमें, मतलब बड़े कक्ष में संयोजित कर केंद्र में लाना है, मतलब सीधी सी बात है। पहले आपकी A1 सेल है, B1 है और ये C1 है, ये अलग अलग सेल है आपके पास ऐसे, ठीक है। ये भी एक सेल है ऐसे कैसे, और ये सेल भी अलग है, 3 सेल है। अब आप चाहते हो कि तीनों को आप एक ही बनाना चाहते हो, जैसे कि ये ऐसे, और जो डाटा है आपका बीच में आ जाए मिड में, तो आप क्या यूज करना चाहेंगे इसके लिए। तो इसके लिए दोस्तों आपको यूज करना पड़ेगा मर्ज एंड सेंटर का। किसका करेंगे दोस्तों आप, मर्ज एंड सेंटर का यूज करेंगे। यहाँ पे बी ऑप्शन में लगा लो टिक, मर्ज एंड सेंटर, ठीक है। क्योंकि देखो सारा एक साथ हो जाएगा, मर्ज एंड सेंटर मतलब सारी एक साथ समायोजित हो जाएंगे। जो आपका जो टेक्स्ट वगैरह है ना, वो किस में आ जाएगा दोस्तों, सेंटर में आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के 25वें प्रश्न की ओर।
तो 2500 प्रश्न आपके सामने दोस्तों कि आप एक पुराने डेस्कटॉप कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं और देखते हैं कि उसकी स्क्रीन काफ़ी बड़ी है और चित्र बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन किरणों का उपयोग करती है। तो आप किस प्रकार के मॉनिटर का उपयोग कर रहे हैं? फ्लैट पैनल मॉनिटर का, एलसीडी मॉनिटर का, सीआरटी मॉनिटर का या एलईडी मॉनिटर का? 4 ऑप्शन आपके सामने और कौन सा सही होगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना मुझे सभी लोग कि कौन से मॉनिटर का उपयोग आप कर रहे हैं। देखते हैं किन किन बच्चों का पूरा मतलब सही होता है एक तरीके से क्वेश्चन। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों आप करोगे सीआरटी मॉनिटर का। किसका करेंगे दोस्तों? सीआरटी मॉनिटर का उपयोग करेंगे। तो सी ऑप्शन में टिक लगा लेना भैया, किस किस का सही है सी ऑप्शन। यहाँ पे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना मुझे, सी ऑप्शन में टिक लगा लो, ठीक है। यहाँ पे एलसीडी की बात की जाए तो एलसीडी जो होता है ना भाई साहब, उसका पूरा नाम क्या होता है? एलसीडी पूरा नाम होता है दोस्तों लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या होता है दोस्तों? LIQ UID लिक्विड, और यहाँ पे आएगा क्रिस्टल CRYSTAL क्रिस्टल, और यहाँ पे आएगा डिस्प्ले, ठीक है। और इसके बाद में बात की जाए दोस्तों यहाँ पे CRT की बात की जाए तो CRT का पूरा नाम होगा भाई साहब कैथोड, CATHODE कैथोड, और यहाँ पे आएगा रे ट्यूब। क्या आएगा दोस्तों? रे ट्यूब आएगा, ठीक है। और एलईडी की बात की जाए दोस्तों यहाँ पे तो यह आएगा लाइट इमिटिंग डियोड। एलईडी फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? एलईडी का लाइट, एल फॉर लाइट हो जाएगा LIGHT लाइट है ना, और इमिटिंग हो जाएगा, ई का मतलब इमिटिंग हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, और यहाँ पे डी मतलब डियोड हो जाएगा, ठीक है। डायोड भी आप बोल सकते हो इसको, DIODE, ओके। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा और इसका आंसर भी आपको समझ में आ गया होगा। 25 में से आपके कितने % ऐसे हैं जो एकदम सही हो चुके हैं? बिल्कुल बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 26वें प्रश्न की ओर। 26वां क्वेश्चन है दोस्तों कि MS वर्ड में एक रिपोर्ट पर सहयोग कर रहे हैं तो आपको मूल पाठ को स्थायी रूप से हटाए बिना एक वाक्य में बदलाव कर सुझाव देना है ताकि आपका सहयोगी आपके सुझाव की समीक्षा कर सके। आपको किस सुविधा का उपयोग करना चाहिए? आप MS वर्ड में एक रिपोर्ट पर सहयोग कर रहे हैं, मतलब सहयोग कर रहे हैं, आपको मूल पाठ को स्थायी रूप से हटाए बिना एक वाक्य में बदलाव का सुझाव देना है ताकि आपका सहयोगी आपके सुझाव की समीक्षा कर सके। आपकी किस सुविधा का उपयोग करना चाहेंगे? पहला ऑप्शन कमेंट सुविधा का उपयोग करेंगे, हाईलाइट टूल का उपयोग करेंगे, नए पाठ का फॉन्ट रंग लाल में बदले, या ट्रैक चेंजेस सुविधा का उपयोग करेंगे? बताइए दोस्तों किसका उपयोग करेंगे आप उसके लिए। तो आप कोई भी सुझाव देना चाहते हैं विदाउट उसको हटाए बिना तो आप उसके लिए करेंगे दोस्तों किसका उपयोग करेंगे? अगर आपको आता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, फिर तो मैं दूंगा इसका आंसर। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों ट्रैक चेंजेस सुविधा का उपयोग करेंगे, ट्रैक चेंजेस सुविधा का उपयोग करेंगे। डी ऑप्शन इज राइट। मेरे को लगता है कि इस क्लास के इस पेपर के अंदर कम से कम 4 प्रश्न आए थे MS वर्ड के, तो ये तीसरा प्रश्न तो आप मान के चलो, ठीक है। मैंने गिने नहीं है लेकिन तीसरा मान के चलो MS वर्ड का भी, क्योंकि 2-3 प्रश्न कर चुके अपन पहले MS वर्ड के, ठीक है। तो अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा यहाँ पे 27वां पूछ रहा है आपसे कि जब आप 2 स्क्रीन जैसे एक लैपटॉप और एक प्रोजेक्टर का उपयोग करके प्रस्तुति दे रहे हो तो प्रेजेंटर व्यू आमतौर पर आपके लैपटॉप स्क्रीन पर क्या दिखाता है? ध्यान भटकने से बचाने के लिए खाली स्क्रीन दिखाता है, वही दृश्य जो दर्शक प्रेजेंटर स्क्रीन पर देखते हैं, वर्तमान स्लाइड, अगली स्लाइड, आपकी स्पीकर नोट्स और टाइमर, या केवल डेस्कटॉप? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। उम्मीद करता हूं आप सही जवाब देंगे इसका। तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है वो आया दोस्तों पावर पॉइंट के, आपका पावर पॉइंट सवाल बना है यहाँ पे कि वर्तमान स्लाइड, अगली स्लाइड और आपके स्पीकर नोट्स और टाइमर, ठीक है। सी ऑप्शन इज राइट। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आप समझ गए होंगे कि जब 2 स्क्रीन जैसे कि लैपटॉप और प्रोजेक्टर का उपयोग करके प्रस्तुति दे रहे हैं तो प्रेजेंटर व्यू क्या दिखाएगा आमतौर पर आपको स्क्रीन पर? तो वर्तमान स्लाइड दिखाएगा, अगली स्लाइड दिखाएगा, आपके स्पीकर नोट्स और टाइमर दिखाएगा, ठीक है। 27वें में आएगा दोस्तों सी ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ आपने भी सी ऑप्शन किया होगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के 28वें प्रश्न की ओर। 28वां है कि यदि आपको किसी MS एक्सेल में सेल में नेम त्रुटि दिखाई देती है तो इसका सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है? ठीक है, तो ये एक्सेल से क्वेश्चन बना है और एक्सेल से भी कम 4 क्वेश्चन हो चुके होंगे इस पेपर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे नेम त्रुटि जो दिखाई देती है, पहला ऑप्शन आ रहा है संख्या को 0 से विभाजित करने का प्रयास, अमान्य सेल संदर्भ, कॉलम पर्याप्त चौड़ा नहीं है, या एक्सेल फंक्शन में पार्ट को नहीं पहचाना जैसे गलत वर्ण वाला फंक्शन नाम। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों सही ऑप्शन डी ऑप्शन आएगा कि एक्सेल
फंक्शन ने पाठ को नहीं पहचानता। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा डी ऑप्शन इज राइट। तो किन किन बच्चों ने 28वें में डी ऑप्शन किया था भाई साहब, तब जाकर के एरर आती है ऐसे। अब चलते हैं दोस्तों आज के 29वें प्रश्न की ओर। 29वां है कि कौन सा संरेखण विकल्प पाठ को बाएं और दाएं मार्जिन के बीच समान रूप से फैलाता है जिससे दोनों तरफ किनारे बनते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो अलाइनमेंट है ना, उसका 1% तो आप कंफर्म मान लो अपने पेपर में। अलाइनमेंट को बार बार यही बोलता हूँ, कुछ भी पूछ लेता है आपसे अलाइनमेंट के बारे में, एक क्वेश्चन पक्का मान लो इसमें। तो यहाँ पे दोनों तरफ साफ किनारे बनते हैं, मतलब इधर से भी सीधा और इधर से भी सीधा बनता है। तो अलाइन लेफ्ट से बनता है, सेंटर से, अलाइन राइट से, जस्टिफाई से। क्या देना चाहेंगे आप जवाब इसमें दोस्तों? जब दोनों साइड से समान बनता है ना, मतलब इधर से भी समान इधर से भी समान, तो होता है दोस्तों जस्टिफाई। क्या होता है दोस्तों? जस्टिफाई। इसकी शॉर्टकट की होती है दोस्तों कंट्रोल के साथ में जे, कई बार बताया मैंने दोस्तों ये भी। अनलाइन राइट का होता है दोस्तों कंट्रोल के साथ में आर, इसकी शॉर्टकट की होती है। सेंटर की ध्यान रखना दोस्तों, कंट्रोल के साथ में ई होती है। ये इंपॉर्टेंट है, अब की बार पूछी जा सकती है आपसे, है ना, कंट्रोल ई। और अलाइन लेफ्ट जो बाय डिफॉल्ट होता है एमएस वर्ड के अंदर, इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल के साथ में एल। क्या होती है दोस्तों? कंट्रोल के साथ में एल होती है। तो 29वें में आपको पता लग गया होगा दोस्तों, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों सही जवाब इसका? जस्टिफाई आएगा, कंट्रोल जे आएगा, डी ऑप्शन इज राइट, जस्टिफाई। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 30वें सवाल की ओर। 30वां सवाल है दोस्तों, राजस्थान के नागरिकों के लिए सिंगल साइन ऑन एसएसओ की सुविधा का मुख्य लाभ क्या है? आपका एक क्वेश्चन यहाँ से एसएसओ से बनेगा, एसएसओ से बनेगा, ठीक है, एक ई मित्रा से बनता है। तो यहाँ पे राजस्थान के नागरिकों के लिए सिंगल साइन ऑन सुविधा का मुख्य लाभ क्या है भाई साहब? क्या है मुख्य लाभ? पहला ऑप्शन, इसके लिए विभिन्न विभागों के लिए अनेक उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड की आवश्यकता होती है। यह एकल उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड के साथ कई विभागों में डिजिटल सेवाओं तक पहुंचने को सरल बनाता है। यह केवल ई-मित्र सेवाओं तक पहुंचने की अनुमति देता है। इससे हेल्प डेस्क की लागत बढ़ जाती है। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग इसका आंसर देंगे। दोस्तों इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होगा दोस्तों, यह एकल उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड के साथ कई विभागों में डिजिटल सेवाओं तक पहुंचने को सरल बनाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज राइट। क्या होगा दोस्तों? बी ऑप्शन इज राइट होगा कि यह एकल उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड के साथ कई विभागों में डिजिटल सेवाओं तक पहुंचने को सरल बनाता है। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट। तो 30 में से आपके कितने परसेंट सही हो चुके हैं भाई? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ सभी लोग, 30 में से आपके कितने परसेंट सही हो चुके हैं? जल्दी से बताओ मुझे, किन किन बच्चों के 30 में से 25 क्वेश्चन सही हो चुके हैं, और कौन कौन ऐसे शख्स हैं जिन्होंने शुरू से लेकर के अब तक की क्लास पूरी एक साथ देखी है। ठीक है, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अब चल रहे हैं दोस्तों आज के 31वें प्रश्न की ओर। 31वें क्वेश्चन में दोस्तों की जीयूआई के संदर्भ में WISI का अर्थ है। ध्यान रखना दोस्तों, मैंने बताया था कि पूरे जो फुल फॉर्म्स होती हैं उनके 2% जरूर आते हैं। एक आ गया था यहाँ पे यूपीआई के बारे में पूछा गया था, अब दूसरा आ गया है दोस्तों WISI WIG का अर्थ क्या होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने, 4 ऑप्शन पढ़िए एक बार। पहला ऑप्शन है कि वेयर यू सेव इट वेयर यू गेट इट, दूसरा है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, तीसरा है विंडोज योर सिस्टम विंडोज योर ग्राफिक्स, तीसरा दोस्त चौथा ऑप्शन है यहाँ पे राइट योर सॉफ्टवेयर राइट योर ग्राफिक्स। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो इसका जो सही जवाब यानी कि सही अर्थ होगा वो होगा दोस्तों व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। क्या होगा दोस्तों? व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। यहाँ पे बी ऑप्शन में लगा लो टिक सबके सब बच्चे, बी होगा इसका सही जवाब। क्लास आपको अच्छी लग रही है तो उन बच्चों के पास जरूर शेयर कर दो जिनके RSCET के एग्जाम है। ठीक है, और साथ में आप भी मेरी पूरी क्लासेस देखिएगा, अगर समय कम है तो 2x में कर लो अभी से। ठीक है, देखना कंप्लीट, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, और 1-2 क्लास से कोई पास नहीं होता है, आपको काफ़ी सारी क्लास देखनी पड़ेगी मेरी। ठीक है, ये मत सोचना एक क्लास में पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे कि ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आप कम से कम 10 से 12 क्लास देखोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि किस किस लेवल के प्रश्न आते हैं। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 32वें प्रश्न की ओर। 32वां है विंडोज 11 में स्टार्ट मेन्यू मुख्य रूप से कहां पर रखा गया है? विंडोज 11 में स्टार्ट मेन्यू मुख्य रूप से कहां पर रखा गया है? डेस्कटॉप के ऊपरी बाएं कोने में, टास्क बार के निचले दाएं कोने में, टास्क बार के केंद्र में, या डेस्कटॉप के ऊपरी दाएं कोने में? तो स्टार्ट मेन्यू की बात की जा रही है दोस्तों, यहाँ आएगा टास्क बार के केंद्र में पाया जाता है भाई साहब। किस में पाया जाता है? टास्क बार के केंद्र में पाया जाता है। तो 32 में मैंने बताया दोस्तों टास्क बार के केंद्र में,
और 32 में से आपके कितने परसेंट एकदम सही हो चुके हैं, कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे जल्दी से सभी लोग। ठीक है, क्लास आपको अगर अच्छी लग रही है तो इस क्लास का रिव्यू आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि सर क्लास अच्छी लग रही है, और अगली क्लास किन किन बच्चों को PYQS के ऊपर चाहिए वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, और अगली क्लास में कितने परसेंट आने चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में बताओ। अब दोस्तों यहाँ पे 3% और बच रहे हैं, 33 की ओर चलते हैं दोस्तों। विंडोज में चयनित आइटम का नाम बदलने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? विंडोज में चयनित नाम आइटम का नाम बदलने के लिए कौन सी फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? जो फंक्शन कुंजी है ना, वहां से 1% आपका 100% बनता है दोस्तों। जो फंक्शन कुंजी है ना कीबोर्ड की, है ना, उसमें से आपका एक क्वेश्चन तो मान लो कन्फर्म है कि फंक्शन कुंजी से पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे विंडोज में चयनित आइटम का नाम बदलने के लिए जो प्रयोग किया जाता है F3, F4, F2 या F5। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? F3 होगा, F4 होगा, F2 होगा या F5 होगा? दोस्तों विंडोज में चयनित आइटम का नाम बदलने के लिए जो आप यूज करेंगे वो करेंगे दोस्तों F2 का। किसका करेंगे दोस्तों? F2 का करेंगे, तो यहाँ पे आएगा C ऑप्शन। अब बात करते हैं दोस्तों फंक्शन कुंजियों के बारे में। तो ये कुंजियां होती हैं F1 से लेकर के F12 तक होती हैं। F1 से कहाँ तक होती है दोस्तों? F12 तक होती हैं। और संख्या की बात की जाए इसमें, तो संख्या होती है टोटल यहाँ पे 12। कितनी होती है दोस्तों? 12 होती है, जो एक विशेष कार्य के लिए होती है, विशेष शॉर्टकट के लिए होती है दोस्तों। तो सवाल ये भी आ गया था कि फंक्शन कुंजियों की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। F1 से लेकर के F12 तक होती है। ठीक है, और सभी अलग अलग कार्य करती है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के 34 सेकेंड लास्ट की ओर। क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन भुगतान करते समय उपयोगकर्ता को सुरक्षा के लिए वेबसाइट के एड्रेस बार में मतलब संबंध में सुनिश्चित करना चाहिए। बताइए दोस्तों क्या सुनिश्चित करना चाहिए? क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन भुगतान करते समय उपयोगकर्ता को सुरक्षा के लिए वेबसाइट के एड्रेस बार में के संदर्भ में क्या सुनिश्चित करना चाहिए? ये HTTP से शुरू होता है। इसमें एक लॉक प्रतीक है, मतलब एक हल्का सा लॉक आपको दिखाई देता है ऐसा वेबसाइट के अंदर, और HTTPS लिखा है, या यह व्यापारी का पूरा बैंक खाता नंबर दिखाता है, या इसमें विवरण दर्ज करने के लिए एक पॉप अप विंडो है। दोस्तों यहाँ पे बात की जाए कि एक ऑनलाइन भुगतान करते समय उपयोगकर्ता को सुरक्षा निश्चित करता है तो करता है दोस्तों HTTPS करता है। कौन करता है दोस्तों? HTTPS, और साथ में एक लॉक का प्रतीक होना चाहिए। ठीक है, HTTPS का पूरा नाम होता है दोस्तों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर, है ना, प्रोटोकॉल, और S4 होता है दोस्तों सिक्योर, SECURE सिक्योर। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा दोस्तों B ऑप्शन इज राइट। तो चलते हैं दोस्तों आज के अंतिम सवाल की ओर, जो आपका पेपर में पूछा गया था। ये भी दोस्तों आपके MS वर्ड से पूछा गया है। खुशी की बात यह है दोस्तों कि MS वर्ड के इस पेपर में लगभग 5% पूछे गए थे। आप एक बार काउंट कर लेना, हो सकता है मैं गलत हूँ, तो 4 या 5% आपके पूछे गए MS वर्ड से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा आप MS वर्ड में x वर्ग का x स्क्वायर के लिए गणितीय व्यंजक टाइप कर रहे हैं, तो आपको 2 पर कौन सा फॉन्ट प्रभाव देना चाहिए? जैसे मान लो आपने ऐसे लिख दिया x और 2 लिख दिया, तो आपको बनाना है क्या? x और स्क्वायर बनाना है ऐसा, मतलब इस 2 को ले जाना है दोस्तों, ऊपर ले जाना है ऐसे। तो आप क्या करेंगे? सुपर स्क्रिप्ट करेंगे, सब स्क्रिप्ट करेंगे, स्ट्राइक थ्रू करेंगे या स्मॉल कैप करेंगे? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। और हाँ, आप कमेंट बॉक्स में आंसर दो, जब तक मैं आपको हल्का सा समझा रहा हूँ। मैंने दोस्तों यहाँ पे 1 से 15 तक समरी डालने वाला हूँ, डाल दी मैंने, जिसमें मैंने MS वर्ड का पूरा प्रैक्टिकल आपको बताया दोस्तों। जो MS वर्ड है ना, ध्यान रखना, इसके कम से कम 4 या 5% आपको मिलेंगे। ठीक है, इस पेपर में भी थे। तो MS वर्ड के 4-5% जो सही करने के लिए आप प्रयास करेंगे, तो उसके लिए आप देखिए मेरी चैप्टर समरी, जिसमें मैंने लगभग आपको पूरा MS वर्ड समझाया एकदम डिटेल से। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि जिस बच्चे ने उस समरी को पूरा देख लिया ना, तो वो एग्जाम में किसी भी कंडीशन में गलत नहीं करके आएगा कुछ पर्सनों को। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप देखोगे उसको चैप्टर समरी को, और अभी से देखना स्टार्ट कर दीजिएगा। और अगर आपके पास समय कम है तो आप उसको 2x में कर लो। ठीक है, जल्दी जल्दी हो जाएगा, पूरा समय कम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जाके बात करें दोस्तों, आपकी जो संख्या है x2 की करने के लिए, उसके लिए किया जाएगा दोस्तों सुपर स्क्रिप्ट किया जाएगा। क्या किया जाएगा दोस्तों? सुपर स्क्रिप्ट किया जाएगा। अब बात करें सब स्क्रिप्ट क्या काम आता है, तो देखिए जैसे मान लो आपने H2O लिखा यहाँ पे, और 2 को हल्का सा नीचे लेना चाहते हैं, ऐसे लेना चाहते हैं H2O, मतलब 2 नीचे आ जाए हल्का सा ऐसे, तो उसके लिए करना पड़ता है सब स्क्रिप्ट करना पड़ता है। स्ट्राइक थ्रू क्या काम करता है? जैसे मैंने लिखा यहाँ पे DAUSA दौसा, फिर लिख दिया मैंने कंप्यूटर वाला, नाम तो सुना होगा आपने। ठीक है, सब्सक्राइब भी कर लेना फिर। तो यहाँ पे दौसा कंप्यूटर वाला लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू क्या काम करता है भाई साहब? ये काम करता है एक तरीके से, देखिएगा मैं यहाँ पे लाइन चेंज कर देता हूँ। लाइन क्या, मैं
कलर चेंज करता हूँ इसका, ठीक है, रेड तो है, येलो कर दिया। यहाँ पे ऐसी लाइन आ जाती है एकदम ऐसे, कैसे, ये ऐसी आ गई लाइन, मतलब अक्षरों के बीचों बीच से लाइन गुजरती है, इसे हम बोलते हैं दोस्तों स्ट्राइक थ्रू। और स्मॉल कैप की बात की जाए तो अक्सर हल्का सा, मतलब कैपिटल तो होते हैं लेकिन हल्का सा बदलाव रहता है उनमें, आप देखना स्मॉल कैप करके एक बार, ठीक है, एमएस वर्ड के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये PYQS बहुत पसंद आए होंगे, ठीक है, और बहुत समझ में भी आए होंगे, साथ में आपको कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ में आ गया होगा आपको। तो एक कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट टाइप कीजिएगा कि सर हमको अच्छी लगी या बुरी लगी क्लास, जैसी भी लगी आप अपने हिसाब से कमेंट देना, मतलब कमेंट करना, और साथ में मुझे बताना कि किन किन बच्चों ने शेयर कर दिया उन बच्चों के पास में जिनकी हाल ही में एग्जाम है। और जो मेरे चैनल पे पहली बार वीडियो देखने के लिए आए उनसे कहना चाहूँगा, मैंने चैप्टर समरी बना रखी है भाई साहब, बहुत वरदान साबित होगी आपके एग्जाम के लिए। तो 1 से 15 तक चैप्टर समरी बना रहा हूँ मैं, जिसमें मैंने MS वर्ड, एक्सेल वगैरह सब डाल रखा है एक तरीके से। तो आप एक बार जरूर देखना समय निकाल करके, ठीक है। और साथ में जो आपकी मैराथन क्लास है मेरी, वो मैराथन क्लास भी आप जरूर देखो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप सब कुछ देखेंगे, एक क्लास के भरोसे मत बैठो, कम से कम 10-15 क्लास देखो मेरी, तब जाके आपको लगेगा कि लेवल ऐसा आता है पेपर का और हम इस लेवल से हम पास हो जाएंगे आराम से, ठीक है। तो अब की बार पास होना है भाई सभी लोगों को। तो उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो एक लाइक बनता है, साथ में सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, थैंक यू, बाय।